लोगों के लिए इकाई, गति के नियम और बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित ये तीनों चैप्टरों से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? तो जो बल की एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 दिया गया है। चलिए, उच्च वेग का किसमें? उच्च वेग हमारा मैक के साथ जाएगा। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम के जाएगा। दाब पास्कल, दाब का यूनिट होता है पास्कल। ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। तो उच्च वेग का मैक हो गया, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल में चला गया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इधर भौतिक राशि है, उधर इकाई या यूनिट है। ठीक है, तो दूरी का क्या है? दूरी प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है दोस्तों? जो विद्युत आवेश का मात्रा है वो होता है कूलाम। और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं, इधर यूनिट है। इन सब मात्रकों को आपको याद रखना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का आप जानते ही हैं, न्यूटन होता है। कृत कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित इकाई को ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक हमारी जो है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। पारसेक जो है दूरी की इकाई है, जो सबसे लंबी दूरी को मापती है। कौन सा एक सम्मिलित नहीं? इसमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो डेसिबल की जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, अश्वशक्ति का शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस का ऊष्मा की इकाई नहीं होती दोस्तों। जो सेल्सियस होता है उसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है सेल्सियस का टेम्परेचर का केल्विन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? जो ज्योति की इकाई है लक्स। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स है। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की है। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई भी टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? जो हर्ट्ज है वो हमारा तरंगों की आवृत्ति मापती है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। एम्पियर क्या नापने की इकाई? एम्पियर हमारा करंट, विद्युत को मापता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक, तापमान अभी मैंने बताया ना केल्विन, सेल्सियस था वो टेम्परेचर ही मापता था, तो तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? जो प्रतिरोधकता होती है ओम सेंटीमीटर में व्यक्त की जाती है। जो प्रतिरोधकता होती है ओम सेंटीमीटर में। संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है?
तो द्रव्यमान हमारी सदिश राशि नहीं है। बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश और अदिश राशि का आप लोग विशेष से ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों। जो सदिश राशियाँ हैं उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा और अदिश राशियाँ जो हैं उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कौन कौन सी सदिश हैं, कौन कौन सी अदिश हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान माने सदिश राशि है संवेग, वेग और कोणीय वेग। अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। बाकी बल, आघूर्ण, संवेग जितने हैं ये सब हमारी सदिश राशियाँ हैं। तो बल, आघूर्ण, संवेग सब सदिश राशि हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि है संवेग। अभी आप लोगों ने जाना संवेग है, संवेग ये एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, आयतन नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल, संवेग ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, वेग सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। और सदिश और अदिश राशियाँ थोड़ा सा बता देते हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल वेग का देते हैं। वेग दोस्तों होता नहीं है कि इस दिशा में इतना वेग गया, तो वेग दिशा भी बताता है और परिमाण माने दूरी भी बताता है, वो चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन द्रव्यमान, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की, अदिश राशि की। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तो द्रव्यमान का कोई दिशा है? आप बल लगा रहे हो, बल लगाओ, चाहे इधर लगाओगे परिणाम उतना ही आएगा, चाहे इधर से लगाओगे परिणाम उतना ही आएगा। तो इसलिए अदिश राशि, इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। तो सदिश राशि ये था। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? द्रव्यमान व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। बाकी घनत्व, आयतन, चाल ये सब व्युत्पन्न परिमाण है। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं दोस्तों? जो भौतिक राशियों की सहायता से बने होते हैं, जो भौतिक राशियों की सहायता से बने होते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न परिणाम। और जो भौतिक राशियों की सहायता से नहीं बने होते हैं वो तो भौतिक राशि ही होती हैं, भौतिक राशियाँ ही होती हैं। तो घनत्व हमारा भौतिक राशियों से मिलकर बना है। आयतन भी बना है। कैसे? जैसे हम आयतन की बात करते हैं, आयतन हमारा किससे बना है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, माने हमारी दूरी की इकाई हो गई 3 बार गुणा करने से आयतन बनता है। माने दूरी हमारा क्या हो जाता है? एक भौतिक राशि है, ठीक है। तो इस तरीके से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर होता है v माइनस यू अपान टी। माने क्या होता है? v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय को ही त्वरण कहते हैं, माने वेग परिवर्तन की समय दर को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग का अगर हम रेशो निकालेंगे तो द्रव्यमान बचेगा दोस्तों। प्लांक के आचरण में किसका आयाम होता है? प्लांक के आचरण में कोणीय वेग का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल कम। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर दोस्तों समय कम होगा तो निश्चित है उस झूले का स्पीड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की अगर बैठी है झूले पे तो अगर 5 की स्पीड से झूला झूल रहा है, लड़की खड़ी हो जाएगी तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, माने 5 से बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय वहाँ पे कम लग रहा है, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो आपका स्पीड घट जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। इसका भी कोणीय वेग कम हो जाएगा। घूर्णन कोई मेज है वो नाच रही है, एक लड़का आकर उस पर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। भाई कोई नाच रहा है, अचानक से उस पर द्रव्यमान कोई देगा तो उसका कोणीय वेग कम ही होगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या बढ़ जाएगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि कोई भी वस्तु है चल रही है, चलती हुई वस्तु के वेग को, उसका जितने भी स्पीड से चल रही है उसको आप 2 गुना कर दिए जाएंगे, 2 गुना कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी। वो और स्पीड से अपना काम करना शुरू हो जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर
होता है। क्यों? द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान आपका स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तन होता है। द्रव्यमान आपका हर जगह एक ही रहेगा, चाहे आप सूरज पे चला जाओ, चंद्रमा पे चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान आपका स्थिर रहेगा, जबकि भार आपका हर जगह अलग अलग रहेगा। भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह कथन किसका है? यह कथन है न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम का। न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम का है कि जब भी कोई भी वस्तु हो रखी हो या चल रही हो, उसमें तब तक वो परिवर्तन नहीं होता जब तक आप उस पर बल नहीं लगाते। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही गति के प्रथम नियम के न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। यही कहता है कि न्यूटन की गति तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम है न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संबंध है भैया? किसके? तृतीय नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। आप जितना क्रिया करेंगे उतना प्रतिक्रिया आपको उधर से मिलेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए जल में तैरना आसान है। तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? अभी आपने पढ़ा दोस्तों, यह कथन है न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से दोस्तों। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा आती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? वो है जड़त्व। अभी मैंने बताया न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि एक समान इसमें बोला है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का नियम है। आप जिस अवस्था में बने रहेंगे आप बने रहेंगे। अचानक से कार ब्रेक मारती है तो आप झुक जाते हैं, वो सब जड़त्व का कारण है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, आ गया क्वेश्चन दोस्तों, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पृथ्वी जो है घोड़े के पैरों पर बल आरोपित कर रही है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम, यह कह सकते हैं जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट हमारा न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम पे। अश्वगति एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व का कारण। विश्राम जड़त्व था तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है।